सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन के बाद एक नया ड्रीम सेल हुआ, कंटेंट क्रिएशन का। भाई क्या हाई है, एक वायरल वीडियो और जिंदगी सेट। ब्रांड्स डीएम में, पैसा इनबॉक्स में और फॉलोअर्स लाइन में। गाड़ी जी वैगन या पोर्श, घर बुर्ज खलीफा व्यू के साथ, वेकेशन यूरोप में वाइन पीते हुए और सिर पे हाथ सीएम तक का कोलैब। दूसरी तरफ हूं मैं, जॉब करता हूँ जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, एनालिटिक्स में, अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया वाली जनता के लिए प्रो तो रैट रेस में फंसा हुआ है, एस्केप द मैट्रिक्स। और आयरनी क्या है पता है, कुछ टाइम से मैं भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, एंड जितना ज्यादा मैं इस दुनिया को देखता हूँ उतना क्लियर होता जाता है कि कंटेंट क्रिएशन भी एक टाइप का रैट रेस ही बन चुका है। चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और प्लेटफॉर्म, हर जगह दौड़ चल रही है, सब जगह सर्वाइवल का ही गेम है। इसीलिए इस वीडियो में बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में। क्यों ये एक रैट रेस बन चुका है, किसको इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एंड क्या 2025 में भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। सबसे पहला सवाल, कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये क्या पागल है, कंटेंट क्रिएशन रैट रेस कैसे? क्योंकि इसकी कुछ सच्चाई है। जैसे पॉइंट नंबर 1, पैसे की सच्चाई। 2020 में इंडिया में करीब करीब 10 लाख कंटेंट क्रिएटर्स थे। आज 2025 आते आते 35 से 45 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और इस आर्टिकल के हिसाब से 6 लाख अपने आप को मोनेटाइज कर पाते हैं, और इसमें से भी ज्यादातर नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में आते हैं, मेरे जैसे लोग जिनके अंडर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं। ये एक पिरामिड इकोनॉमी है, जो सबसे ऊपर है वो सर्वाइव भी कर रहा है, थ्राइव भी कर रहा है, जो नीचे है वो हासिल कर रहे हैं। इररेगुलर इनकम आ रही है, एवरेज 18,000 पर मंथ, पूरी टाइम और एफर्ट लगाने के बाद, पूरी अनसर्टेनिटी के साथ। टू पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, ये केरला में एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम की कमाई है। एक और पिरामिड इकोनॉमी के बारे में बताऊं, कॉर्पोरेट या प्राइवेट नौकरी, जिसे तुमने रैट रेस कहा था। लेकिन पॉइंट यहां ये है, जब तक तुम टॉप या अपर मिडिल क्लास ऑफ कंटेंट क्रिएशन में नहीं आ जाते, तब तक कंटेंट क्रिएशन तुम्हें फ्रीडम का इल्यूजन दिखा के सिर्फ एक नया रैट रेस ऑफर करता है। इस लेवल पे तुम्हें हर हफ्ते या हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना है, सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए। पॉइंट नंबर 2 है वर्क लाइफ बैलेंस की सच्चाई। तुम्हें लग रहा था कि ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाना और लेट इवनिंग काम करना रैट रेस है क्योंकि तुम किसी और का काम कर रहे हो, तो सुनो क्रिएटर इकोनॉमी के डार्क साइड के बारे में। क्रिएटर्स को डील करना पड़ता है बर्नआउट के साथ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के साथ, रेलेवेंस के लिए। ये एक 9 to 5 नहीं, 24/7 है। अगले कंटेंट का आइडिया चाहिए, पूरी मेहनत एंड रिसर्च के बाद वीडियो बनाया, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आए, वापस सेल्फ डाउट, वापस इररिलेवेंस का डर। यूट्यूब पे सीटीआर को चेस करो, इंस्टाग्राम पे रीच ड्रॉप होने का रोना रो, लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांडिंग का प्रेशर। तुम्हें लग रहा था कि ऑफिस में बॉस खरी खोटी सुनाता है, सोशल मीडिया में लोग धो देते हैं नेगेटिव कमेंट्स के साथ। कुछ टाइम के लिए छुट्टी नहीं ले सकते, सोशल मीडिया से गायब नहीं हो सकते, क्या पता एल्गोरिथम ने अगर डिप्रायोरिटाइज कर दिया तो। क्रिएटिविटी के लिए कंटेंट क्रिएशन में आए थे, कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है, यानी कि जब काम नहीं करना तब भी काम करना पड़ रहा है। क्यों हुआ कि नहीं रैट रेस? पॉइंट नंबर 3 है रिस्क। अब इसका मैं क्या ही बताऊं, बहुत रिसेंटली मोहक मंगल के केस ने हाईलाइट किया था कि इस पूरे इकोसिस्टम में बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भी कितने ज्यादा वल्नरेबल है। यूट्यूब भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया क्योंकि उनकी ही फ्लॉड पॉलिसी का यूज हो रहा था। 3 स्ट्राइक एंड तुम्हारे सालों की मेहनत खत्म। उस कॉल की रिकॉर्डिंग को हम लोग सब ने सुना था। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आउटराइट एक्सप्लॉयटेटिव था, एक्सटॉर्शन का मिरर इमेज था, पैसे दो और अपने बच्चे को ले जाओ। बस इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इमोशन सारे वही थे। यहां पे पैसे ना देने पे और विसिल ब्लो करने पे तुम पे केस हो सकता है, डेफेमेशन सूट, जैसे मोहक मंगल पे हुआ। एंड पता ही होगा, अपना भारत इतना महान है कि एक बार अगर तुम पे केस हो जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते जूते घिस जाएंगे, तारीख पे तारीख हो जाएगा तुम्हारा। यहां तक देख लिया हमने कंटेंट क्रिएशन के फ्रीडम के इल्यूजन को। अब देखते हैं कि वो कौन है जिसे इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नंबर 1, तुम्हें सिर्फ पैसा या फेम से मतलब है। कंटेंट क्रिएशन का बताया मैंने पहले, सिर्फ टॉप या अपर मिडिल क्लास क्रिएटर्स ही अच्छा खासा कमा रहे हैं, बाकी ऑन एवरेज 18,000 रुपए। साइड इनकम के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये एक मेन इनकम बिल्कुल नहीं है, तो इस पे सोलली रिलाय तुम नहीं कर सकते। एक रियलिटी है कि फेम के लिए लोग किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं। पुनीत सुपरस्टार टाइप के लोग गटर का पानी तक पी जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये भी है कि बहुत बड़ा क्राउड इसी टाइप का क्रिंज कंटेंट बना रहा है। प्लीज उनमें से एक मत बनो।
ये वाला फेम लास्ट नहीं करता। फेम तब लास्ट करता है जब तुम अपना स्किल या टैलेंट कंसिस्टेंटली लोगों के सामने ले करके आओ। लोग उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। क्रिंज कंटेंट एंड क्रिंज क्रिएटर्स को देख करके कुछ टाइम बाद लोग थक जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम प्रेशर नहीं ले सकते व्यूज नहीं आने का, तो तुम्हें इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन पब्लिक में होता है। यहाँ पे तुम्हारा कंटेंट अच्छा होने पे लोग तालियां भी बजाते हैं, तुम्हारा कंटेंट नॉट सो गुड होने पे लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं। अगर ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के बिना तुम्हें मुश्किल होगा, तो इस कंटेंट क्रिएशन वाले फील्ड में तुम्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके कहीं ना कहीं तुम्हारा सेल्फ वर्थ टाइड है लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइबर काउंट के साथ, और ये इन द लॉन्ग रन बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 3, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। अगर तुम कंसिस्टेंटली एनालाइज करके सीख नहीं पा रहे तो बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, फिल्मिंग, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, बहुत सारी चीजें इसमें करनी पड़ती है। एंड वो सब करने के बाद भी पॉसिबल है कि तुम्हारा कंटेंट एकदम पिट जाए। तुम्हें हर स्टेप पे सीखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सही गया क्या नहीं, व्यूअर्स को क्या अच्छा लगा क्या नहीं, एंड उसके हिसाब से रीस्ट्रेटेजाइज एंड कम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। कंटेंट क्रिएशन के नेगेटिव्स एंड किसको इसमें नहीं होना चाहिए ये तो अपन ने बहुत देख लिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंटेंट क्रिएशन में कोई फ्यूचर नहीं है? बिल्कुल नहीं। 2030 तक एस्टिमेटेड है कि एक $530 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, लेकिन उनके लिए जो इस गेम को समझ के खेल रहे हैं, हाइप में घुस के नहीं। 2020 एंड पोस्ट कोविड के बाद हमें अंकुर वारिको एंड अक्षत श्रीवास्तव टाइप के क्रिएटर्स मिले। कभी देखा इन लोगों किसी फालतू कंट्रोवर्सीज में घुसता हुआ? नहीं। ये फोकस्ड है कंटेंट क्रिएशन वैल्यू प्रोवाइड करने में। अंकुर वारिको आज एडोब के एड्स कर रहा है। मेरे हिसाब से ही इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन कंटेंट क्रिएशन। और भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे ध्रुव राठी, मोहक मंगल, अली अब्दाल, जो बहुत गजब कंटेंट बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन को साइड हसल बनाओ, सर्वाइवल नहीं। कंटेंट क्रिएशन को एक बिजनेस समझो, जैसा किसी भी बिजनेस में होता है। तुम प्रोडक्ट बनाते हो, मार्केटिंग करते हो, ब्रांडिंग करते हो, कस्टमर सर्विस करते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको वैल्यूज के साथ अलाइन करते हो। बिजनेस के वैल्यूज होते हैं, तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन के भी वैल्यूज होने चाहिए। सर्वाइवल मोड में ब्रांड की पेइंग कैपेसिटी बन जाती है तुम्हारे कंटेंट की वैल्यू या प्रायोरिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी के भी आगे। जब तुम्हारे पास जॉब या किसी चीज की स्टेबिलिटी होगी, कंटेंट तुम्हारा बिल्ड होगा, बेंड नहीं। बेटिंग एप्स, क्रिंज कोलैब्स, ये सबसे दूर रह पाओगे। इसीलिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से फुल टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम कंटेंट, जॉब की स्टेबिलिटी एंड कंटेंट क्रिएशन की फ्लेक्सिबल क्रिएटिविटी। पॉइंट नंबर 2, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, ऑडियंस अपने आप बन जाएगी। हर वो कंटेंट क्रिएटर जो टिकता है उसकी एक क्लियर आइडेंटिटी होती है। उसने क्या किया है लाइफ में, वो क्या कर रहा है लाइफ में, वो चीजें मैटर करती है उसके लिए जो वीडियो देख रहा है, जो फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वापस मोहक मंगल, वो स्कॉलरशिप्स तक चलाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। उसकी आइडेंटिटी है कि वो सोशल इश्यूज को लेकर के सीरियस है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट के साथ ही बनती है। कंटेंट बनाना ईजी है, आइडेंटिटी बनाना वो रियल गेम है। पॉइंट नंबर 3, रियल लाइफ के साथ ही रियल कंटेंट बनेगा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम अपने स्किल, टैलेंट, नॉलेज या एक्सपीरियंस को लेकर के आते हो, लेकिन ये चीजें बनती हैं रियल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं। मैं एआई रिलेटेड फील्ड में काम करता हूँ, इसलिए एआई रिलेटेड वीडियो बनाई है मैंने यूपीएससी प्रिपरेशंस भी की है काफी साल, इसलिए यूपीएससी प्रिपरेशंस के अपना एक्सपीरियंस भी बताया इस वीडियो में। क्लिक करके देखो, शायद तुम्हें अच्छी लगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने कंटेंट क्रिएटर दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।